जोहार। मास्टर जी राउर के भी जोहार। जोहार जोहार पर्वतीय जी। देखिए कितनी अच्छी शाम है। हाँ। और हल्की हल्की ठंड भी आ गई है। हाँ। और इसके साथ हमारा कृषि दर्शन का कार्यक्रम भी। मास्टर जी जैसे राउरे एकदम कोनो दिन नहीं था कि कोनो दिन नहीं अंसाई नया नया जानकारी देवेले उसने हमरे का दर्शक मन भी एकदम रोज बैठल रहे ना कि आज मास्टर जी का नया जानकारी देवेले तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ना हम जानकारियों के साथ साथ जो पर्वतीय जी है उसका समाचार और खेती बाड़ी का समाचार भी लेकर के आए। तो पर्वतीय जी पहले समाचार हम लोग सुन लें। एकदम मास्टर जी उसके तो सुने ले एकदम सब। तो चलिए किसान भाइयों आप सबसे पहले देखिए कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति रेखा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में चलाई जा रही है चारा कटर मशीन वितरण योजना। लोहरदगा जिले के 12 प्रखंडों के गांवों में लगाए जा रहे हैं पशु चिकित्सा शिविर। हरा चारा बरसीम और जई है ज्यादा पौष्टिक। राज्य में पशुपालन के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं में एक महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है पशुपालकों के बीच हस्तचालित और बिजली चालित चारा कटर मशीन वितरण योजना। इस योजना के तहत लाभुकों को इन चारा कटर की खरीद पर 75% राशि अनुदान दी जाएगी और बाकी 25% राशि लाभुक को स्वयं वहन करना होगा। हाथों से चारे की कटाई में मजदूरी तो ज्यादा लगती ही है, साथ ही चारे की एक समान कटाई नहीं हो पाती और बहुत चारा बर्बाद भी होता है। इसी बर्बादी को रोकने और मजदूरी कम करने के उद्देश्य से राज्य पशुपालन विभाग हस्तचालित और पावर चालित चारा कटर मशीन वितरण की योजना चला रही है। हस्तचालित मशीन की कीमत 5,000 रुपए और पावर चालित मशीन की कीमत 20,000 रुपए है। इनकी खरीद पर योजना के तहत लाभुक को 75% राशि अनुदान स्वरूप दी जाएगी और बाकी 25% राशि लाभुक को वहन करना होगा। राज्य के कृषक इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। राज्य के लोहरदगा जिले के 12 प्रखंडों के प्रमुख गांवों में जिला पशुपालन कार्यालय द्वारा अक्टूबर माह से पशु चिकित्सा शिविर लगाए जा रहे हैं। ये शिविर 26 फरवरी 2014 तक लगाए जाएंगे। जिले में पशुपालक इन शिविरों में अपने बीमार पशुओं का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। ये शिविर किन गांवों में लगेंगे और कब लगेंगे, इसकी जानकारी के लिए जिले के पशुपालक जिला पशुपालन कार्यालय या प्रखंड पशुपालन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। अच्छे दुग्ध उत्पादन के लिए पशुओं को अच्छा और पौष्टिक हरा चारा खिलाना आवश्यक होता है। बरसीम और जई हरे चारे में ज्यादा पौष्टिक माने जाते हैं। राज्य के कृषक बरसीम की BL10, BL22, BL42 और जई की OS6 और OS9 उन्नत किस्में लगाकर इन हरे चारों की अच्छी उपज लेकर अपने पशुओं को पौष्टिक चारा उपलब्ध करा सकते हैं। बरसीम तथा जई हरे चारे में सबसे पौष्टिक और उत्तम चारा होता है। इन दोनों किस्मों के चारे की खेती कर किसान राज्य के दुग्ध उत्पादन व्यवसाय को और सुदृढ़ कर सकते हैं। बरसीम तथा जई की खेती से अच्छा उत्पादन लेने के लिए किसान बरसीम की BL10, BL22 और BL42 तथा जई की OS9 और OS5 उन्नत प्रभेदों को लगा सकते हैं। अधिक दूध उत्पादन के लिए ये जरूरी है कि अच्छे किस्म के बरसीम और जई दोनों को मिला करके वो इसके फसल के लिए उनको चाहिए कि जैसे बरसीम के BL10, BL22 या BL42 की किस्म वो लगावें और साथ ही साथ जई का जो है सो OS9 या OS6 की किस्म एक साथ मिला के लगाएं। तो ये चारा देने से, हरा चारा देने से विटामिन A की भी पूर्ति होती है और साथ ही साथ दुधारू पशुओं के लिए दूध उत्पादन अच्छा होता है। मुर्गी पालकों को मुर्गी पालन में कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना आवश्यक माना जाता है। मुर्गियों के खान-पान, रखरखाव, रोग नियंत्रण और टीकाकरण जैसे बातों पर ध्यान देकर मुर्गी पालक इस व्यवसाय को सुचारू रूप से चला सकते हैं। मुर्गी पालक किस प्रकार इसका प्रबंधन करे बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। किसान भाई जो मुर्गी पालन कर रहे हैं और अच्छा लाभ कमाना चाहते हो तो उसके प्रबंधन में तो ध्यान दे, मुर्गियों को साफ दाना दे, साफ पानी दे और उसे समय समय पर टीकाकरण की जो तालिका है मुर्गियों के लिए वो करवाएं। मुर्गियों में जो विशेष प्रकार का रोग है, जो विषाणु जनित रोग है, वो
रानीखेत रोग, जिसे लोग आम बोलचाल की भाषा में टुनकी रोग भी बोलते हैं, इसका टीकाकरण किसान भाई नहीं करवाए हैं अब तक तो इसे करवा लें, या अगर वो करवा चुके हों तो उसमें देख लीजिए कि टीकाकरण का जो समय सीमा 6 महीने का है या साल भर का है, तो उस हिसाब से अगर उसकी समय सीमा खत्म हो गई है तो पुनः टीकाकरण करवा लें। अन्यथा अगर कोई किसान भाई 1 दिन का चूजा से मुर्गी पालन करना चाहते हों तो रानीखेत रोग का टीकाकरण 6ठे या 7वें दिन की आयु में करवाएं और पुनः 28वें दिन की आयु में RDF1 का टीका जो होता है वो करवा लें। फसलों पर विभिन्न प्रकार की दवाइयों का छिड़काव एक आम कृषि कार्य है। पाउडर रूपी दवाओं के छिड़काव कार्य को डस्टर की सहायता से करना ज्यादा सुविधाजनक होता है। इसके इस्तेमाल से दवा बर्बाद भी नहीं होती। ये है डस्टर। इसके द्वारा पाउडर के रूप वाली दवाओं का छिड़काव फसलों पर किया जाता है। हाथों द्वारा पाउडरी दवाओं के छिड़काव से जहां एक समान छिड़काव पूरी फसल पर नहीं हो पाता और दवा की बर्बादी भी होती है, वहीं यह हाथों के लिए हानिकारक भी होता है। इन सब से निजात दिलाकर बेहतर तरीके से दवा छिड़काव में सक्षम है यह डस्टर। कृषि समाचार में आइए अब मिलते हैं एक सफल किसान से और उनसे मिलकर जानते हैं उनकी किन खासियतों ने उन्हें सफल किसान बनाया। बेहतर खेती करना, अच्छी मात्रा में उपज हासिल करना इनकी खासियत है। अपने इन्हीं खासियतों की वजह से ये अपने क्षेत्र के किसानों में मशहूर और लोकप्रिय हैं। ये ऐसी खेती की वजह वैज्ञानिक तकनीक से कृषि कार्य को बताते हैं और दूसरे किसानों को भी प्रेरित करते रहते हैं। कृषि से मुझे अच्छी आमदनी हो जाती है। मैं भाइयों किसानों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग के खेती बाड़ी छोड़ चुके हैं, वो लोग जो प्लान कर रहे हैं, दूसरे राज्य जा रहे हैं, वो कृपया अनुरोध करता हूँ कि अपने कृषि कार्य में जोड़े, अच्छी आमदनी कमाएं और अपने बाल बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाई लिखाएं और कृषि कार्य में योगदान करें। किस किस चीज़ का खेती करते हैं? सभी मौसमी चीज़, आलू जैसा हो गया, आलू सीजन है, आ गया है, प्याज आ गया है, गोभी आ गया है, टमाटर है। अच्छी श्री विधि से खेती करें। पहले खेती करते थे, आज खेती करते हैं, क्या अंतर पाते हैं? पहले खेती, चूँकि पहले ज़माना में वैसा खेती नहीं होता था जो आज का ज़माना में खेती है, और आज का हाइब्रिड का ज़माना हो गया है। अच्छी आमदनी होती है, अच्छी उपज होती है। पहले चूँकि खेती वैसी नहीं होती जितना उपज हम लोग चाहते थे। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की प्रमुख मंडियों में चावल और गेहूं सरीखे अनाजों के भाव पूर्ववत रही। वहीं दलहनी अनाज और तिलहनी अनाजों में आंशिक तेजी दर्ज की गई है। मूल्यविदों के अनुसार त्योहारों को लेकर इनमें थोड़ी तेजी आई है। कुछ समय बाद इनके भाव सामान्य होने की संभावना है। वहीं सब्जी बाजारों में भी तेजी का ही दौर रहा। आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो वे इस प्रकार रहीं। चावल उत्तम न्यूनतम 2200 रुपए से लेकर अधिकतम 2400 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 1500 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 6500 रुपए से लेकर अधिकतम 7200 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4300 रुपए से लेकर अधिकतम 4650 रुपए। दाल चना न्यूनतम 5600 रुपए से लेकर अधिकतम 6200 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 10100 रुपए से लेकर अधिकतम 10300 रुपए और आलू न्यूनतम 850 रुपए से लेकर अधिकतम 1300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 33.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद शब्द खोया मना के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मास्टर जी, और हमके बुझाला नया नया कुछ जानकारी तो हमरे कर किसान भाई मन के, सब खेतीहर मन के चाहबे करी। उनको तो चाहिए, लेकिन आप बताइए कि आपको आज कौन सी जानकारी चाहिए? ऐसा है नहीं मास्टर जी कि जे मौसम आवत है से कर में एखन दलहनी फसल मन कर देखभाल करे है, लगाए है जो मन के, तो उकरे जानकारी हमके बुझाला बेस रही। हमरे कर किसान भाई मन भी शायद उके जाने खोजबे, उकरे फायदा उठाए खोजबे। हाँ, दलहनी फसलों में आप कौन सी विशेष चीज की जानकारी चाहती हैं? ऐसा है ना मास्टर जी, हमके बुझाला कि जीवाणु खाद कर जानकारी बेस रही का? बिल्कुल बिल्कुल। किसान भाइयों, देखिए, ये जो खरीफ की फसल है वो अब तैयार हो चुकी है और कई ऐसी फसलें हैं जिनके बाद हमारे किसान भाई अपने खेतों में अरहर लगा चुके होंगे। कई किसान भाइयों ने अगर एक साथ तैयार किया होगा मक्का, तो उसके साथ आपने अरहर लगाया होगा। और इसी प्रकार दूसरी और जो दलहनी फसलें हैं उनकी भी फसल काफ़ी आगे बढ़ रही होगी। तो आपने अगर फसल लगा रखी है तो इस समय आपको खाद की उसमें ज़रूरत है, और इसमें अगर हम जीवाणु खाद का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छा उत्पादन हमें मिलता है। तो चलिए, आप कैसे इसका उपयोग करेंगे, क्या क्या आपको इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, इन तमाम बातों की जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र जगन्नाथपुर आई हुई है, जहां पर हम बात करेंगे रबी दलहनी फसलों के उत्पादन में जीवाणु खाद के प्रयोग के बारे में, और इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर प्रमोद कुमार। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद राकेश जी। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि झारखंड में कौन कौन से मुख्य रबी दलहनी फसलें हैं जिसका उत्पादन हमारे किसान भाई करते हैं? मुख्य रूप से झारखंड में जो है रबी दलहनी में फसल में चना, मटर, मसूर, यही सब का उत्पादन किया जाता है, किसान करते हैं जी। तो ये जो दलहनी फसलें हैं इसमें किसान भाई जीवाणु खाद का प्रयोग करते हैं, तो हमारे कुछ किसान भाई नहीं जानते कि जीवाणु खाद क्या है, तो जीवाणु खाद क्या है हमारे किसान भाइयों को बताएंगे? हाँ, जीवाणु खाद ये बैक्टीरिया है, जीवाणु बैक्टीरिया, हाँ, जो कि हवा से दलहनी में राइजोबियम नाम का जो जीवाणु होता है वो हवा से, वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींच करके और पौधा को नाइट्रोजन के रूप में वो पोषण देता है। इसके अलावा और जो जीवाणु खाद दूसरा है वो PSB, फॉस्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, ये भी जीवाणु ही है, लेकिन इसका काम है कि जो आपका जब मिट्टी में, ज़मीन में जो भी फॉस्फोरस होता है, स्फुर, वो बहुत अघुलनशील रहता है, ज़्यादा मात्रा अघुलनशील होता है, पौधा उसको नहीं ले पाता है, तो वो अघुलनशील जो फॉस्फोरस है उसको घुलनशील बना देता है, जिससे कि पौधा आसानी से उसको ग्रहण कर लेता है। जी, ये तो आपने बताया कि जीवाणु खाद क्या है। जीवाणु खाद अगर किसान भाई अपने दलहनी फसलों में डालेंगे तो इससे क्या क्या फ़ायदे हमारे किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं? जीवाणु खाद ऐसे नहीं डालना है, उसके लिए बीज उपचार करना पड़ता है, लेकिन इससे फ़ायदा तो है कि आपका नाइट्रोजन की बचत होती है। उसके बाद जो बीज है उसका अंकुरण बढ़िया होता है, कुछ फफूंद जनित रोग भी इससे नहीं लगता है। ये जीवाणु खाद के उपयोग से आपका उपज में वृद्धि होती है, 20 से 25% उपज में वृद्धि होती है। तो हमारे किसान भाइयों को बताइए कि वो जीवाणु खाद किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं अपने रबी दलहनी फसलों में? जो रबी दलहनी फसलों में पहला तो राइजोबियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें है ना कि पहले बीज उपचार करना पड़ता है। बीज उपचार राइजोबियम कल्चर से करेंगे तो उसको उपचार करने से पहले 200 ग्राम गुड़ लेंगे, फिर 1 लीटर पानी में उसमें डाल करके और खौलाएंगे थोड़ा देर। जब वो ठंडा हो जाएगा तो 1 एकड़ के लिए जो बीज की मात्रा होगी
उसमें मिला करके और थोड़ा देर छाया में रखेंगे। जब ये थोड़ा सूख जाएगा, नमी उसमें नहीं रहेगी, तब तुरंत उसकी बुआई कर देंगे। ऐसे अम्लीय मिट्टी में, झारखंड में अम्लीय मिट्टी है, तो इसके लिए अगर प्रति 10 किलो जो है बीज के लिए 1 किलो बारीक पिसा हुआ चूना भी मिलाने से ज़्यादा फायदा होता है। उसकी जो सक्रियता है जीवाणु की वो बढ़ जाती है और आपका जो वायुमंडल से नाइट्रोजन जो पौधा को देता है वो अच्छा देता है। तो जीवाणु खाद जो किसान भाई दलहनी फसलों में डालेंगे, उससे क्या रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है फसलों की? कुछ जो फफूंद जनित रोग होते हैं वो इसके आपका जीवाणु खाद का व्यवहार करने से वो उसमें कमी आती है। और जो दूसरा आप बताया गया कि पीएसबी, फॉस्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, ये जो है इसका भी जो व्यवहार जो है इसी तरह से करते हैं जैसे हम लोग राइजोबियम से बीज उपचार करते हैं, इसी तरह से पीएसबी से भी बीज उपचार इसी तरह किया जाता है। उसमें भी 200 ग्राम गुड़ लेकर के 1 लीटर पानी में घोल करके और थोड़ा देर खौला दिया जाता है। फिर ठंडा जब हो जाए तो उसके बाद बीज में 1 एकड़ में जो बीज लगेगा उतना बीज, जैसे आपका चना है तो 1 एकड़ में करीब 30 किलो बीज लगता है, तो वो उतना मात्रा को उतना बीज में मिला करके और फिर थोड़ा देर छाया में रखेंगे। उसके बाद बीज की बुआई करेंगे। अच्छा, कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती है इसके लिए, जैसे कि बीज को जब ये जीवाणु खाद से उपचार करते हैं उसके बाद थोड़ा देर तुरंत ही उसकी बुआई कर देनी चाहिए। बीज को ज़्यादा धूप में नहीं, ये उपचार करने के बाद धूप में नहीं रखना है और जब फिर दूसरे बार बुआई करना है तो फिर से बीज उपचार करना है, इसको रखना नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को बताया कि चना, मटर, इन सब जो दलहनी फसलें हैं इसमें राइजोबियम यानी जीवाणु खाद डाल सकते हैं, तो हमारे किसान भाइयों को बताएं क्या सभी दलहनी फसलों के लिए एक ही जीवाणु खाद है या अलग अलग? नहीं, ऐसा है कि सभी दलहनी फसलों के लिए अलग अलग जो स्ट्रेन का, नस्ल का जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, वो इस्तेमाल होता है। उसका कल्चर उसी से बनता है। जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में सभी दलहनी फसलों, जैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि रबी दलहनी फसलों हो, खरीफ का भी जैसे मूंग, उड़द हुआ और अरहर हुआ, सबका अलग अलग ये नस्ल होता है, स्ट्रेन होता है, वो इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो जीवाणु खाद है जिसका कि दलहनी के अलावा और भी फसलों में इस्तेमाल किया जा सकता है, वो एजेटोबैक्टर है। ये आपका जो धान्य फसल हुआ या फिर अन्य सब्जी हुआ या दलहनी हुआ, इसमें एजेटोबैक्टर नाम का जो है एक जीवाणु खाद, वो सब में इस्तेमाल कर सकता है। इसे दलहनी में भी, चाहे खरीफ हो या रबी हो, किसी में भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई अंत में जानना चाहेंगे कि जीवाणु खाद के प्रयोग से उनके उत्पादन पर क्या असर पड़ेगा? जीवाणु खाद के प्रयोग से उनका जो उत्पादन है वो करीब 20 से 30% उसमें वृद्धि हो जाती है। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को रबी दलहनी फसलों के उत्पादन में जीवाणु खाद के महत्व के बारे में बताया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपका राकेश जी, और सभी किसान भाई को जोहार। अम्मा, खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, तो मास्टर जी विशेषज्ञ तो बड़ा बढ़िया से बता दिले कि अब एखन अगर हमरे के अपन दलहनी फसल में जैविक खाद कर उपयोग कैसे करें, बिल्कुल जीवाणु खाद खास करके, है ना। हाँ। और बताइए दूसरी कौन सी जानकारी आप? राउरे एखन कहले कि जैसे मक्का कर संगे दलहनी लगा हो, तो मक्का ले भी ओहे लके व्यवस्था करे कि अगर ओकर मान ले हम बढ़िया से खेती करे को, जब वैज्ञानिक ढंग से खेती करे तो ओकर ले भी कुछ और विशेष ध्यान जानकारी चाहिए। बिल्कुल चाहिए। और किसान भाइयों, आप तो जानते ही हैं कि हमारी
जो नई वैज्ञानिक पद्धतियां हैं, जो नए तरीके हैं हमारे वैज्ञानिक, उसमें आप हर एक फसल को सालों भर लगा सकते हैं। और इसी प्रकार मक्के की फसल भी अगर आप इस समय लगाते हैं और कुछ उसको लेना चाहते हैं, उसकी वैज्ञानिक विधि क्या होगी, कौन कौन सी खेत की तैयारी के लिए सावधानी चाहिए, कौन कौन सा दवाओं का प्रयोग कौन सा करना है, कौन से बिचड़ों का चुनाव करना है, कौन से बीज का उपयोग, इन तमाम बातों की जानकारी आपको होनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रह्मदेव प्रसाद मंडल जी के पास और लेते हैं ये जानकारी। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज भूमि संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र डेमोटाण हजारीबाग में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं के उप निदेशक श्री ब्रह्मदेव प्रसाद मंडल जी। ये हमें जानकारी देंगे रबी मक्के की वैज्ञानिक खेती के बारे में। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। मंडल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मंडल जी, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि रबी मक्के की खेती के लिए हमारे किसान भाई खेत का चुनाव कैसे करें? खेत के चुनाव के लिए जो हमारा भूमि है, अपलैंड, मिडलैंड, लोलैंड, तो इसमें अपलैंड जहाँ पानी का जमाव नहीं होता है, नहीं लगता है, उसको पहले चुनाव करना चाहिए। और ये ध्यान देना चाहिए कि मिट्टी ऐसी रहे, खेती के लायक हो, उसमें उपजाऊ क्षमता रहे। इसके लिए किसान को ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि लो लैंड को मक्के के लिए उपयुक्त नहीं माना जा रहा है और अभी रबी के मौसम में चूँकि झारखंड वर्षाश्रित क्षेत्र है और अभी वर्षा की अब कम संभावना हो जाएगी इधर, तो जहाँ उसको उपयुक्त ज़मीन मिले वो खेती रबी के मौसम में कर सकते हैं। खेत की तैयारी के लिए किसी भी खेत को उसको 2 से 3 बार उसकी जुताई करनी होगी, जुताई करनी चाहिए और उसके बाद उसमें 100 से 150 क्विंटल कंपोस्ट खाद पर हेक्टेयर के दर से उसका खेत में मिलावट होना चाहिए। साथ ही चूना, लाइम, चूँकि एसिडिक प्रॉब्लम यहाँ आता है तो लाइम का भी उपयोग खेत में करने से, और एक ट्राइकोडर्मा दीमक, यहाँ की मिट्टी में दीमक ज़्यादा पाया जाता है, तो ये सब जो खाद है और दवा है और लाइम है, ये सब का मिला करके एक बार खेत में बढ़िया से जुताई करना चाहिए। 2 से 3 बार जुताई करने के बाद खेत बोने लायक तैयार हो जाता है। जी अब तो जब किसान भाई खेत तैयार कर लेंगे बोने के लायक, तो हमारे किसान भाई मक्के के लिए कौन कौन सा मतलब उपयुक्त किस्म है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकें, ये हमारे किसान भाइयों को बताएं। बिरसा मक्का 1, कंचन हाइब्रिड और बिरसा विकास 2 यहाँ के लिए उपयुक्त किस्में हैं। ऐसे बहुत से किसान लोग तो प्राइवेट कंपनी से भी जो वैरायटी लगाते हैं उसको हम रिकमेंड इसलिए नहीं करते हैं कि चूँकि यहाँ के लिए जो शॉर्ट ड्यूरेशन में, कम समय में 80 से 85 दिन में तैयार होने वाले फसलों किस्मों का ही चयन किया जाता है और ये किस्म यहाँ के लिए उपयुक्त है। इसको यहाँ किसान भाई इसको लगा सकते हैं। जब हमारे किसान भाई मक्के की बुआई करने लगे उस वक्त कौन कौन से उर्वरक का प्रयोग करें? सामान्यतः जो किसान भाई आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो उसमें आपका नाइट्रोजन जो है आपका 375 kg प्रति हेक्टेयर के दर से और फास्फोरस जो है 68 kg और लगभग 150 से 200 kg प्रति हेक्टेयर के दर से पोटास का व्यवहार करना चाहिए। इसमें क्या है कि बेसिक चीज़ पौधे को जो तीन तत्व चाहिए NPK वो मेंटेन किया जाता है। और मक्का ऐसी फसल है कि चूँकि रबी मौसम में लिया जाता है तो खरीफ में भी जो खाद वगैरह खेत में हम डालते हैं तो वो कंपनसेट करता है उसमें। तो अगर किसान लोगों को ज़्यादा, किसान भाई को क्षमता के अनुसार वो कम भी ये मात्रा को डालेंगे तो उसकी फसल अच्छी हो सकती है। इसमें मेन चीज़ ध्यान देने की ये है कि खाद को डालने के बाद बुआई के समय में ये इसका NPK का डोज देना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद फिर जब ये पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए और उसमें निकौनी करेंगे तो उसमें टॉप ड्रेसिंग के रूप में यूरिया का प्रयोग किया जाता है आपका। उसके बाद उसमें लगाने, इसके बाद फिर आपका वो 80 से मतलब लगभग 60 दिन के अंतर्गत 60 दिन के अंतराल पर
आप सेकेंड उसका टॉप ड्रेसिंग किया जा सकता है। लेकिन एक टॉप ड्रेसिंग भी करेगा कम से कम तो वो किसानों के लिए उपयुक्त माना जा रहा है, खेती के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। और इसमें मेन चीज़ है कि इसको लगाने की विधि ये है कि प्लांट टू प्लांट और रो टू रो, यानी पौधे से पौधे और कतार से कतार। तो रो टू रो आपका 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे 25 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए, जिससे कि कतार बड़ी रहेगी तो उसको मिट्टी चढ़ाने में भी बुआई के बाद, निकोनी करने के बाद करीब 15-20 दिन के बाद जब मक्का करीब 2 से 3 फीट का हो जाता है तो उस समय कतार में हो चला करके मक्के का कतार हम बनाते हैं, मिट्टी चढ़ाते हैं, ताकि वर्षा भी हो जाए तो पानी अगर हो तो वो मिट्टी के जड़ में कांटेक्ट में नहीं आए, पौधे के कांटेक्ट में नहीं आए, ताकि मक्के को क्षति ना हो और पानी का निकास भी आराम से हो जाए। जानना चाहेंगे मंडल जी कि जब हमारे किसान भाई जब रुपाई करते, लेकिन उसके पहले माफ़ कीजिएगा हम पूछना भूल गए कि हमारे किसान भाई जब किस्मों का चुनाव अगर सही ढंग से कर लिए तो उसके बाद मक्के के बीज का उपचार जरूरी है क्या? बीजों उपचार यानी कि जरूरी है क्या? जैसे बच्चे के लिए पल्स पोलियो जरूरी है, वैसे ही मक्के के बीज या किसी भी बीज को सर्वाइव करने के लिए उसका उपचार बहुत ज़रूरी है, ट्रीटमेंट उसका बहुत ही अनिवार्य है। और इस चीज़ को हम भी बताने के दरमियान भूल गए, क्योंकि इसका ये ट्रीटमेंट से आपका 40% फसल के उत्पादन की क्षमता बरकरार हो जाती है। तो थीरम या आपका सेरेसन 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से उसका मिला करके बीज को उपचारित किया जा सकता है। और उपचारित करने के बाद उसकी बुआई करने से किसान को एक ये हो जाता है कि उसके फसल में कोई बीमारी रोग नहीं लगेगी। अब हमारे को बताइए कि जब हमारा मक्का 1 से 2 फीट का हो जाए तो उस वक्त आप बता रहे थे कि से उसका जो कोई मिट्टी चढ़ाने के समय, जो मिट्टी चढ़ाते समय किसान भाई कौन से उर्वरकों का प्रयोग करें, इसके अलावे हमारे किसान भाई अपने मक्के में खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें, इसकी भी जानकारी दे दें। खरपतवार के नियंत्रण के लिए उसका निकाई गुड़ाई जरूरी है। 10-15 दिन के अंतराल पर उसका निकाई गुड़ाई करना चाहिए। और मिट्टी जिस समय हम चढ़ाते हैं तो मिट्टी चढ़ाने के समय में वही मेन तो आपका यूरिया का ही टॉप ड्रेसिंग उसमें किया जाता है। और जो भी खाद देने की मात्रा रहती है बुआई के समय में ही उसका व्यवहार किया जाता है। और लास्ट में ये होगा जिस समय उसका बाली निकलने लगता है, कॉप बनता है, तो उस समय टॉप ड्रेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि अगर 80 से 85 दिन का फसल है तो वो आपका 45 से 50 दिन के समय होने पर उस समय एक बार टॉप ड्रेसिंग फसल में अवश्य कर देनी चाहिए, ताकि वो मक्के का दाना पुष्ट हो सके और फसल का उत्पादन अच्छा हो सके। तो देखा किसान भाइयों, मंडल जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी रबी मक्के की वैज्ञानिक खेती के बारे में। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप इस प्रोग्राम को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे। मंडल जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।